उनको कहा लगा था नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक एनसीईआरटी का घमंड तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का न्यू वीडियो में। काफी ज्यादा लंबा टाइम गैप हो गया, ठीक है, क्योंकि 15-20 दिन से मेरा थोड़ा सा तबियत खराब है। आवाज से आप लोग थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं, ठीक है। गला मेरा मतलब साथ नहीं दे रहा, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया। जैसे थोड़ा सा बोलते ना तो आवाज बैठ जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, 15-20 दिन से ठीक नहीं है गला। जुकाम बुखार है तो जुकाम बुखार तो अभी ठीक हो गया, बट गला अभी ठीक नहीं हुआ सही तरीके से। लेकिन आज थोड़ा सा सही है, तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, ठीक है। रियली बात यही है कि आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि बिहार में बहुत पॉलिटिकल इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। और विरोध भी चल रहा है कि पहले स्टार्ट होना चाहिए फिर वैकेंसी आना चाहिए। तो आपके पास मान के चलिए अच्छा खासा टाइम है। लेकिन ध्यान रहे आप लोग को अभी से लगे रहना है, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और पहली चीज एक बात आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होना। एक बात, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ, ठीक है। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी नहीं है पढ़ने के लिए। आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग देखिए, अगर आप कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन लेवल, और एक अच्छा टीचर जो ही होगा ना कंपटीशन में जब पढ़ाता है तो एनसीईआरटी को साथ लेके चलता है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स होते हैं उनको साथ ही कवर करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग खाली ये सोचिए एनसीईआरटी पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक बार ध्यान रहे आपको, ठीक है। डिटेल से कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के साथ साथ अब कंपटीशन लेवल का, ठीक है। अभी हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी। केमिस्ट्री कवर हो चुका है पूरा, ठीक है। 4 चैप्टर थे उसमें कवर हो चुके हैं। हम लोग फिजिक्स कवर करें, फिजिक्स हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इसमें बचा हुआ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, उसका वर्क एनर्जी, पावर बचा और साउंड चैप्टर बचा है, ठीक है। इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे छोटे छोटे क्लास में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर है। ये 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा और क्लास को स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन स्लाइड के साथ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखना मेरे दोस्त, वक्त बदलने वाला है। तो मेहनत करते रहना, लगे रहना, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, और गति के नियम। फोर्स होता है क्या, बल क्या होता है, ठीक है। एक बड़ा सा डिफरेंस हम लोग वो शॉर्टकट में चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि नोट्स में कंप्लीट लिखा हुआ डिटेल से सारी चीजें, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में चीजें समझेंगे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देना, डिस्क्रिप्टिव तो देना नहीं है, ठीक है। तो फोर्स बल होता क्या, ठीक है। पुश और पुल मतलब किसी चीज को ढकेलना या खिंचाव, मतलब धक्का या फिर खिंचाव को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो बल क्या होता है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। जैसे हम लोग धक्का या फिर खिंचाव बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं। बल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन, एन। लेकिन इसका जो एसआई मात्रक न्यूटन को हम लोग और क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये फार्मूला ये आता है कहां से, जैसे फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही इसी को तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके फार्मूले से अगर आप लोग किसी भी चीज का यूनिट नहीं याद है, अगर आप लोग को उसका फार्मूला याद है, तो उसी से हम लोग क्या बना सकते हैं, उसका यूनिट, उसका मात्रक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, या फिर इसी को न्यूटन को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग सीजीएस यूनिट निकालें, तो सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हो जाता है, और जी मतलब ग्राम हो जाता है, और टाइम सेकंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना, ये सदिश राशि होता है। फोर्स क्या होता है हमारा, सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब बल के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। बल के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, रुकी हुई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको हम लोग गति करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो मूव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको हम लोग क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। पहला इफेक्ट ये हो गया। अगर कोई वस्तु मूवमेंट में, मतलब मूव कर रही है, गति में है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दौड़ते हुए आ रहा है, जैसे मान लो तुम्हारी बाबू तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रही है, ठीक है, और तुम उसे धड़ाम से रोक लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो गति में कोई वस्तु है तो उसको हम लोग रोक भी सकते हैं। अगला, गति का परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी बाबू तो ऐसे जा रही है, ठीक है, झगड़ा करके तुमसे, ठीक है, तो उसको मतलब स्लो स्लो कुछ स्पीड से जा रही है और पीछे तुम उसको धक्का दे दी, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे स्पीड बढ़ नहीं जाएगा, उसका दांत टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कोई वस्तु है, उसका जो गति है, उसका स्पीड है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बल के द्वारा। दिशा परिवर्तन क्या कर सकते हैं, दिशा परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इधर से धक्का दे दिया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो दिशा भी परिवर्तन हो सकता है। शेप और साइज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का शेप कंप्रेस कर दिए, मान लीजिए बैलून हो गया, उसको हम लोग कंप्रेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, शेप साइज उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स। क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स, जिसे हम लोग परिणामी बल बोलते हैं। इधर शॉर्टकट में हम लोग आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पे कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, कुछ फोर्स इधर लग रहा है डायरेक्शन, कुछ फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल कुल फोर्स लग रहा है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणामी बल बोलते हैं या रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो कुल बल होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बल बोलते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स या फिर परिणामी बल बोलते हैं। अब जैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसमें दो फोर्स दो तरीके से लग सकता है। एक मान लीजिए कोई 10 न्यूटन के फोर्स से इधर ढकेल रहा है, और कोई दूसरा इंसान वो भी इसको 15 न्यूटन से एक ही डायरेक्शन में ढकेल रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन होगा उस कंडीशन में फोर्स हमारा जुड़ जाता है, मतलब 25 न्यूटन। कितना लगेगा 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब वही चीज मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट पे कोई 15 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है और 10 न्यूटन से इधर फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, घट जाता है, मतलब 15 माइनस 10, 5 न्यूटन का फोर्स। अब इससे ओवरऑल कितना फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन का। और डायरेक्शन क्या होगा, देखिए जिधर फोर्स ज्यादा उधर तो लगेगा, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इधर डायरेक्शन में। देखिए 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 15 न्यूटन इधर, तो ओवरऑल टोटल 25 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 15 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर। अपोजिट कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, घट जाता है, और सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जब रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है बैलेंस फोर्स, जिसे हम लोग संतुलित बल बोलते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, ऐसा बल, मतलब ऐसे बल, ठीक है, जिनकी मात्रा क्या हो, समान हो, लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो। जैसे मान लीजिए एक गेम होता है ना, रस्सी खींचने वाला, दोनों तरफ खींचते हैं। अगर मान लीजिए रस्सी किधर भी नहीं जा रहा, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर, तो एक दूसरे का अगर रिजल्टेंट निकाले, यहाँ पे आरएफ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 जीरो। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन का। तो बैलेंस फोर्स उस बल को बोलते हैं, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे बराबर और विपरीत, अर्थात रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0, मतलब उस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन वो जो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ क्या करता है, नॉर्मल काम करता है, और नीचे की तरफ mg काम करता है, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। अच्छा देखिए, फिजिक्स में जब भी बैलेंस फोर्स बोलेगा, इसका मतलब बैलेंस फोर्स लगने का मतलब है उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से जा रहा है तो 10 की स्पीड से ही जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। ठीक है, अगर बैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है, बैलेंस फोर्स लगने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल, मतलब 0 है। क्या है, 0। उस कंडीशन में उसके स्टेट में चेंज नहीं होगा, मतलब अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अपने सेम स्पीड के साथ रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की गति में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि उसके शेप बदल जाता है। क्या होता है, शेप बदल जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग रस्सी खींच रहे हैं, मान लो कोई चीज, उस पर बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या लगा रहा है, बराबर फोर्स लगा है, लेकिन उसके शेप में क्या हो सकता है, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो बैलेंस फोर्स होता है उसके शेप को बदल देगा, बदल सकता है, लेकिन उससे गति में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, जिसे हम लोग असंतुलित बल बोलते हैं। बेसिकली हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ना। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे असंतुलित बल या फिर अनबैलेंस फोर्स नहीं लेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, रिजल्टेंट इसमें 0 नहीं होगा, मतलब परिणामी बल इसमें 0 नहीं होगा, अर्थात गति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इसका मतलब यही है, जैसे हमारे 10 न्यूटन इधर लग रहा है, अब 5 न्यूटन और लगा दिए। ठीक है, कितना लगा दिए, 5 न्यूटन और लगा दिए, तो इसका स्पीड जो भी रहा होगा चेंज नहीं हो जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना रिजल्टेंट हो जाएगा, 5 न्यूटन। इसका मतलब इसमें फोर्स मतलब 0 नहीं है, परिणामी इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो अनबैलेंस फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड में चेंज करना है तो उसमें कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स समझ में आएगा, समझना। एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स में दिशा में इसमें क्या बोलते हैं, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें स्पीड भी चेंज होगा और इसका शेप और साइज भी चेंज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला फ्रिक्शन फोर्स। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है इसके बारे में, सिर्फ डेफिनेशन दिया। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना। फ्रिक्शन 3 प्रकार के होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, डायनामिक उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ना। देखिए फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या, जिसे हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल हम उस बल को बोलते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। जैसे मान लीजिए रोड है, ये टायर चल रहा है, तो इनके कांटेक्ट, जो सरफेस के कांटेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स काम करता है जो मोशन, जैसे मान लीजिए इसका मोशन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो इसके अपोजिट में, इनके सरफेस के कांटेक्ट में, इनके अपोजिट में, मतलब मोशन के हमेशा अपोजिट में एक फोर्स लगता है जो इस मोशन का विरोध करता है, रोकने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बॉल को ढुकाते तो आगे जाके क्या होता है, रुक जाता है। कौन रोक रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बल तो है उसको, तभी तो रोक रहा है। ठीक है, इसका मतलब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स कौन, उसका नाम क्या है,
फ्रिक्शन फोर्स। तो दो वस्तु के सतह के संपर्क पर लगने वाला जो बल होता है, जो गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, घर्षण डिपेंड किस पे करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है। तो भैया इसका सीधा सिर्फ एक आंसर होता है, ऑब्जेक्ट के या सतह के प्रकृति पर, मतलब उसका सतह कैसा है, रफ है, स्मूथ है। अगर रफ रहेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस पे, अगर मान लीजिए फर्श पे तेल गिर जाए तो स्मूथनेस वहां पे बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पे पैर स्लिप होने लगेगा, ठीक है। लेकिन भाई मान लीजिए कोई उबड़ खाबड़ मतलब रोड पे चले जाए तो वहां पे क्या रफनेस ज्यादा, खुरदरापन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के प्रकृति पर, मतलब वो कितना रफ है या कितना स्मूथ है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगला है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब देखिए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप लोग को इसमें लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव तो आएगा, ठीक है, बस इतना समझना है। सबसे पहले जो अनबैलेंस फोर्स पे जो वर्क किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, इसलिए जो न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसे हम लोग गैलीलियो का भी नियम बोलते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसमें क्या करता है, ये ऐसे कुछ सरफेस बनाते हैं और यहाँ से बॉल ढुकाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से बॉल ढुकाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इससे वो मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं 2-3 बार, इसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बाहरी फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी फोर्स का बात कर रहा है, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है, फिजिक्स में ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर बाहरी फोर्स या अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो वह एक समान गति से गति करता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं काम करेगा तो मैं 10 की स्पीड से जाऊंगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। या फिर मान लीजिए मैं रेस्ट में हूँ और जब तक मेरे ऊपर कोई अनबैलेंस मतलब कोई मुझे धक्का नहीं देगा तब तक मैं मूव नहीं करने वाला, मतलब मेरे स्पीड में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है और यही चीज तो न्यूटन का पहला नियम ही है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला है तब तक उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, इसका निष्कर्ष क्या था। अब देखिए लॉज ऑफ मोशन, जो गति के नियम है, इसको दिया किसने था, 3 नियम है, न्यूटन ने दिया था। और ये तीनों नियम दिए कब थे, 1687 में। और इनका जो बुक का नाम है प्रिंसिपिया नाम है, क्या नाम है, प्रिंसिपिया। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपिया बुक के लेखक कौन है, न्यूटन है, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में, 1687 में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एनर्शिया, जड़त्व क्या होता है, ठीक है। अब न्यूटन के जो तीनों पहला नियम उसको समझने के लिए आपको एनर्शिया समझना पड़ेगा, जड़त्व क्या होता है। एनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर किसी भी प्रकार के चेंज का विरोध करता है। मतलब भैया हम जैसे हमको वैसे रहने दो, हमको चेंज नहीं करो, अगर हम रुके तो हमको रुके रहने दो, और हम चल रहे तो हमको चल रहे तो हमको रोको मत, ठीक है। तो एनर्शिया या जड़त्व तो क्या होता है, किसी भी वस्तु की वो विशेषता होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर किसी भी प्रकार के चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। अब फिजिक्स में भैया 2 ही स्टेट तो होता है, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा और मोशन में तो मोशन में रहना चाहता, अपने अंदर कोई चेंज नहीं चाहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग एनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब एक पॉइंट दिया, एनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है, मतलब द्रव्यमान और एनर्शिया में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा ड्रम है, ठीक है, हालांकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ड्रम वाला मैटर, ठीक है। तो थोड़ा सा डर का माहौल है लड़कों के अंदर ड्रम का नाम सुनते, ये भी आप लोग देख सकते हैं न्यूज एकदम, मतलब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम खोलो फीड में तो वही दिख रहा है, ड्रम वाला रील्स बना रहे हैं, ठीक है, न्यूज में ड्रम वाली कहानी चल रही है। भाई साहब डर का माहौल तो है पूरे देश भर में, ठीक है। और भाई डरना भी चाहिए, क्या कर सकते हैं, लड़कों के लिए एक तो कोई कानून नहीं है, दूसरा चीज अगर कोई लड़की गलत करती है लड़के के साथ तो लड़की भी नहीं खड़ी होती उसके खिलाफ, ये भी चीज है समाज में। मतलब इतना जेंडर बायस हो चुका है हमारा समाज, मतलब अगर लड़की कुछ बोल रही है तो वही सही है, लड़का गलत है। तो इसमें फंस कौन रहा है, इनोसेंट लड़के फंस रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ गलत नहीं हो रहा, लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा है, बट हमारा समाज ऐसा बन गया, ऐसा लोगों का स्टीरियोटाइप का बन चुका है कि नहीं, ठीक है। अभी आज के टाइम अगर ऐसा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, लड़का लड़की दोनों स्कूटी से गिर जाए, ठीक है, भाई साहब पूरा समाज लड़की को उठाने के लिए लग जाएगा, लड़के के ऊपर कोई नहीं ध्यान देने वाला, ठीक है। यही चीज रियलिटी, ना तो कानून ध्यान दे रहा है, ना तो सरकार ध्यान दे रही है, समाज खुद ही नहीं दे। और लड़कों का भी क्या कर, लड़के खुद एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो लड़कों के साथ जो भी गलत हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई साहब लड़की के साथ अगर थोड़ा सा भी अन्याय होता है तो तुम्हारे सपोर्ट में तुम्हारा भाई पूरे मतलब पूरा देश एक होके तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है, आंदोलन खड़ा कर देता है। लेकिन वही चीज जब कोई लड़की लड़के के साथ गलत करती है, कोई लड़की तक उसका विरोध नहीं करती है, इक्का दुक्का लोग है बोलती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जितने भी इंस्टाग्राम, मतलब उन इन्फ्लुएंसर क्या बोले उनको, मतलब क्या ही बोला जाए, ठीक है, बोल भी नहीं सकते भाई, उनकी आजादी है, आर्टिकल 19 कुछ भी कर सकती है, मतलब आके सोशल मीडिया पे कुछ बोल, वही चीज लड़का कर देता है तो भाई तब केस हो जाता है, उसको जमानत तक नहीं मिलती, और लड़की अपनी आजादी के नाम पे कुछ भी कर लेती है। तो ठीक है, बदलेगा चीजें, ठीक है। और
कुछ सोच समझ के लोगों ने पहले टाइम में कुछ करते थे, तो ऐसा ना कुछ हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लड़का भाई आपके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है, तो अगर कोई गलत, चाहे लड़का चाहे लड़की, विरोध होना चाहिए। गलत जो है गलत, थोड़ा सा कानून में भी संशोधन होना चाहिए। इतना लचीलापन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो कानून होना चाहिए कि अगर लड़के मतलब इनोसेंट है, ठीक है, तो वो बच सके, इतना कानून तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चेंज तो होगा कभी ना कभी, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? मास। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जिसका मास क्या भारी है, उसको ढकेलना आसान है ये छोटे से ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लीजिए ये, इधर आइए, इधर आओ, ये देखो, ये मेरा भतीजा है, ठीक है। अब बताओ इसका इसका मास क्या है? कम है, ठीक है, और मेरा मास थोड़ा इससे ज्यादा ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ इसको ढकेलना आसान है कि मुझे ढकेलना आसान है? इसको ढकेलना आसान है। इसका मतलब ये कम विरोध करेगा। ऐसा मान लो इसको मैं ढकेलना चाहे उठा के कहीं भी फेंक सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? मास कम है। लेकिन अगर मुझे उठाना हुआ या मुझे ढकेलना हो तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मतलब जितना फोर्स उसे लगाना पड़ेगा उससे ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पे फोर्स लग रहा है, कोई भारी वस्तु को ढकेल रहा है, तो ज्यादा विरोध कौन करेगा? जो भारी होगा। इसका मतलब जो इनर्शिया क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, इनर्शिया का मेजर होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जड़त्व तो ज्यादा होगा, मतलब वो क्या करेगा? ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है? मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो इनर्शिया क्या होता है? मास मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, अर्थात मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, मास कम तो इनर्शिया कम। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो ज्यादा विरोध करेगा और हल्का है तो कम विरोध करेगा, ठीक है। अर्थात वस्तु का जो इनर्शिया होता है उसके मास के द्वारा क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। पूछता है व्हाट इज मास, तो मेजरमेंट ऑफ एनर्शिया इज नोन एज मास। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एनर्शिया का मेजर होता है किससे करते हैं? हम लोग मास से करते हैं। मास ज्यादा तो एनर्शिया ज्यादा। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एनर्शिया, मतलब जड़त्व तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है एनर्जी ऑफ मोशन, एक होता है एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ रेस्ट, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अपने अंदर कोई चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। अगर ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो पीडीएफ तो है, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे एनर्जी ऑफ रेस्ट होता क्या है। एनर्जी ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन नहीं करना चाहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ रेस्ट। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोग गाड़ी पे पीछे बैठ रहे थे, गाड़ी अचानक से चलना स्टार्ट होता है तो हम लोग पीछे की तरफ क्या होता है? बेंड हो जाता है। एक इसका एग्जांपल एनर्जी ऑफ रेस्ट। और एक चीज ध्यान रखना, इसके जितने भी एग्जांपल बताएंगे, ठीक है, वो सब के सब न्यूटन के पहले नियम के ही सारे के सारे एग्जांपल होंगे। मतलब न्यूटन के जो पहले नियम है, जितने भी एग्जांपल होंगे सब के सब इसी के एग्जांपल होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, हम लोग रुके हुए रेस्ट में, लेकिन गाड़ी जैसे चलना स्टार्ट होता है हमारी अपर बॉडी मोशन में आती है, लेकिन हमारा जो मतलब रख के बैठे हुए नीचे वो अभी भी क्या है? रेस्ट में। तो भैया ये रेस्ट में और ये मोशन आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए बस में बैठे रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो बस में हम लोग क्या होता है? पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। ऐसे मान लीजिए कार्डबोर्ड ग्लास है, ठीक है, ग्लास पे कार्डबोर्ड, उस पर सिक्का रख दीजिए और इसको अचानक से खींच दीजिए, तो ये तो आ गया मोशन में, लेकिन भैया अभी सिक्का सोया हुआ, मतलब अभी भी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में रहेगा, इसके अंदर मोशन तो होगा नहीं, ये धड़ाम से कहाँ गिरेगा? इसके अंदर। एक्सपेरिमेंट आप लोग क्लास 9th में किए भी होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम लोग क्या सकते हैं? जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे मान लीजिए कोई फल है, ठीक है, तो पेड़ को हम लोग मूव कराते हैं, तो टहनी तो गति में आ गया, लेकिन अभी फल क्या है? रेस्ट में। उस कंडीशन में क्या होता है? नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अब एक एग्जाम्पल और सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है, जैसे मान लीजिए कोई कांच है, ठीक है, ग्लास है, अगर उसको हम लोग उस पर बुलेट से शूट करें, मतलब गन से शूट करें, उसमें होल हो जाता है, मतलब छेद होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन वही जगह बड़े से पत्थर से मारते हैं तो ये फूट जाता है, ठीक है। क्यों? एनर्जी ऑफ रेस्ट के कारण। क्योंकि भाई बुलेट का स्पीड इतना ज्यादा है कि मतलब पूरे ग्लास को जब तक होश आता है कि हाँ मुझे कुछ चोट लगा, तब तक वो होल करके क्या हो जाता है? निकल जाता है। लेकिन जो पत्थर से हम लोग मारते हैं, पत्थर का स्पीड भी इतना ज्यादा नहीं होता और पत्थर का साइज भी मान लीजिए बड़ा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब पत्थर इस पे लगता है तो ये तब तक होश में लोग आ जाते हैं, मतलब पूरा जितना भैया ग्लास से पूरा होश में, क्या भैया मेरे ऊपर कोई चीज हिट किया, तो ये धड़ाम से क्या होता है? पूरा पूरा टूट जाता है। तो ये सब किससे एग्जाम्पल? एनर्जी ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल, पॉइंट ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता, रुकना नहीं चाहता, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए बस चल रहा होता है, जब ब्रेक लगता है तो हम लोग क्या हो जाता है? आगे की तरफ गिर जाते हैं बस के। तो किसका एग्जांपल है? एनर्जी ऑफ मोशन का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब धावक है या कोई एथलीट है, दौड़ते दौड़ते आ रहा कुत्ते जैसे, और वो अचानक से रुक जाए तो क्या हो जाएगा? आगे की तरफ गिर जाएगा। किसकी वजह से? एनर्जी ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो अभी भी मोशन में ही है। अब भैया तुम पैर वहां रोक दिए अपना, तो पैर तो आगे रेस्ट में, लेकिन अपर बॉडी अभी भी किस में है? मोशन में। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए एनर्जी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? जैसे इस मतलब बेसिकली तो यही दो चीज होता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन है, ये मोशन का ही क्या एक पार्ट होता है लेकिन अलग से समझा दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी जब हम उड़ान पे मुड़ता है तो हम लोग बाहर की तरफ क्या होता है? ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ
डायरेक्शन बोलते हैं, दिशा मतलब दिशा का जड़त्व बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट होते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसके आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो तीनों लॉज है। मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन पूछता है गन और पिस्टल मतलब जो शूट किया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।